नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी कैबिनेट की हुई बैठक। धामी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 13 बड़े फैसले। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 95 फ्रीज पद भी खोले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। टनकपुर में पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। कहा, इससे लोगों और युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में करेंगे शिरकत। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की पहल। बजट कैसा हो, इसके लिए लोगों से मांगे सुझाव। 10 जनवरी तक बजट पर सरकार को भेज सकते हैं प्रतिक्रिया। वहीं कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। 22 और 23 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने के आसार। प्रदेश भर में बढ़ेगी ठंड। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। धामी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बीकेटीसी के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं और काफ़ी लोग जो मृतक आश्रित है वो वेटिंग लिस्ट में थे। और पास में एक निर्णय हुआ था कि उनकी वित्तीय स्थिति देखते हुए इस पे बैन लगाया हुआ था, उसको हटा दिया गया। आज धामी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि परिवहन विभाग में मृतक आश्रित के पदों को जो फ्रीज किया गया था उसे अब खोल दिया गया है। आवास विभाग में भवन निर्माण के नियमों में शिथिलता की गई है। नालों से दूरी 50 मीटर से घटाकर 5 मीटर की गई है। इसी के साथ गृह विभाग यूसीसी को लेकर जो कार्य चल रहे हैं, सीएम के द्वारा लिए गए निर्णयों कैबिनेट में मंजूरी दी है। वित्त विभाग में कर्मचारियों के बीमा या फिर बचत योजना में संशोधन किया गया है। प्रीमियम अकाउंट बढ़ाया गया है। औद्योगिक विकास में उद्योगपतियों की समस्या का समाधान किया गया। औद्योगिक इकाइयों के नक्शे अब सीडा पास करेगा। पशुपालन विभाग की बात करें तो विभाग में 9 पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। 60 विकास खंडों में पशुओं के लिए संचालित हो रही मोबाइल वैन अब 60 से बढ़कर 95 की गई है। बढ़ाई गई 35 वैन का खर्च जो है राज्य सरकार वहन करेगी। 60 का खर्च जो है केंद्र सरकार उठाएगी। पीजी करने वाले डॉक्टर्स को भी राहत मिली है। सीनियर रेजिडेंट्स अब 2 साल मेडिकल कॉलेज में रहेंगे। वहीं मुख्य विकास अधिकारी के 2 पद उपायुक्त परियोजना के नाम से भरे जाएंगे। कुल 4 पदों को भरा जाना है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के लिए भर्ती की सेवा नियमावली बनाई गई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में भी संशोधन किया गया है। अब बेटा हो या बेटी 2 संतानों पर अब किट मिलेगी। वहीं पुलिस विभाग में 327 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र में आए क्षेत्रों के लिए भर्ती होगी। पदोन्नति में शिथिलीकरण हुआ है। अब 30 जून तक नियमों में परिवर्तन किया गया है। इसी के साथ यूपीएससी और आर्म्ड फोर्सेस में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अब मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। पहले जो है 50,000 रुपए मिलते थे। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में परियोजना के तहत बनने वाले 11 स्टेशनों के पास अब निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। स्टेशन की 400 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य नहीं होगा। पहले मास्टर प्लान बनेगा और इसके बाद कार्य हो सकेगा।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा कोटद्वार में लगभग 9 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों और संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। इस बीच क्षेत्रवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। क्षेत्रवासियों के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को संपर्क मार्गों की जीर्ण शीर्ण स्थिति और विभिन्न संपर्क मार्गों की आवश्यकता से अवगत कराया गया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों सड़कों के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में सड़कों को प्राथमिकता देते हुए आज विभिन्न सड़कों और संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। कोटद्वार में मैं सुबह पहुंची हूँ और करीबन 9 करोड़ की रोडों का शुभ आज हमने भूमि पूजन किया है और लगभग सभी वार्ड में, चिहावर हो चाहे कोटद्वार नगर हो, सब तरफ हमने रोडों का भूमि पूजन आज किया है, समर्पित किया है 9 करोड़ की सड़कों का। धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि हमको ये रोडें मिली, आवश्यक रोडें थी, बहुत समय से जिनकी मांग थी, तो आज हम इसी कार्य में लगे हुए। लोहाघाट नगर में स्कूल आने जाने के दौरान मंचलों के द्वारा छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी, छेड़खानी करने की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है और इस गंभीर समस्या को क्षेत्र के पीएलबी राजीव मोरारी के द्वारा जिला प्राधिकरण सचिव के सामने रखा गया, जिसका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उनके द्वारा क्षेत्र के पीएलबी को इस समस्या की लिखित शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत को देने के निर्देश दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पसबोला ने कहा कि इस समस्या को विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज के सामने प्राधिकरण की मासिक बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में कड़े कदम उठाएगा। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसी घटनाएं, तो आप ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाइए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक होती है, उसमें सभी जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं उनके बारे में एसपी साहब, डीएम साहब मौजूद रहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जज महोदय भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो उसमें इन सभी इश्यूज़ पर डिस्कस होता है और इनके निराकरण के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं। वर्तमान में ये सोच रहे हैं हम कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग समेकित रूप से नशा मुक्ति पे कार्य करें। लोहाघाट में पंतनगर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमरीश सिरोही और क्षेत्र के किसानों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी के चलते विवाद की स्थिति पैदा हो गई और विवाद एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के पास जा पहुंचा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नवीन करायत और किसान पदाधिकारियों ने कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी पर किसानों के साथ अभद्रता करने, मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी के द्वारा नगर क्षेत्र के कुछ गाँवों को छोड़कर कृषि विज्ञान केंद्र का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों को नहीं दिया जाता है। उन्होंने एसडीएम से दूरस्थ क्षेत्र में भी कृषि विज्ञान केंद्र के शिविर लगाने और योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की। हम ये चाहते हैं कि जो सीमांत गांव है जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र के का जो है वहां नहीं पहुंच पा रहा है और आज भी 90% की आबादी उन गांवों में रहती है जो बहुत अच्छी तरह से खेती करते हैं और खेती के लिए उपयुक्त भी हैं वो गांव। और कई गांव हैं ऐसे जहां पानी और उनकी सुविधा अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जानकारी न होने के कारण जो है किसान अपना पलायन कर रहे हैं और सैकड़ों युवा जो है वहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो हमारा यही था कि कृषि विज्ञान केंद्र का लाभ जो है आखिरी छोर तक वो पहुँचे। ये कहा है कि हम विभागों के साथ जो है सामंजस्य करेंगे और उसके बाद जो है सभी जो ब्लॉक स्तरीय जो बीडीओ हैं और जो अन्य विभागीय कर्मचारी हैं उनके साथ जो है मीटिंग रखी जाएगी और उसके बाद जो है उसका फीडबैक लिया जाएगा। नहीं है केवी के दूरस्थ क्षेत्र में नहीं करा रहा है, हम उधर टनकपुर बनबसा क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और इधर रीटा साहिब तक हमारे प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। केवीके के द्वारा प्रदर्शन लगाए जाते हैं किसानों के यहाँ, जिससे कि बाकी किसान उसकी प्रगति को देख करके उसे फिर अपनाएं और प्रशिक्षण दिए जाते हैं केवीके के द्वारा अलग अलग विषयों पर। वो हम दूर दराज के क्षेत्रों में भी देते हैं और पास के क्षेत्रों में हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं जो कि हम केंद्र पर कराते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों से किसान आने में असमर्थता जता देते हैं, तो वो प्रोग्राम में फिर हमारे आसपास के क्षेत्रों से किसान आते हैं।
खबर जसपुर से है, जहां बीती रात भट्टा कॉलोनी नई बस्ती में एक युवक का गला कटा शव घर में बिस्तर पर पड़ा मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई थी। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी, लेकिन मृतक का पिता और उसका बेटा नावीद मौके से फरार चल रहे थे, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी, जिसमें मृतक के पिता और उसके बेटे को पुलिस ने पतरामपुर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। घर पे मौके पे पहुंचने पर जब घटना का मुआयना किया और जब हमने सभी परिस्थितियां देखी तो जो महिला से पूछताछ भी करी तो कुछ उसकी बातों में विरोधाभास था। आज पुनः उनके घर में झगड़ा हुआ था और इन्हीं बातों से परेशान होकर उसके पति और उसके दूसरे बेटे के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसका गला काट दिया गया और इसके घटना होने के बाद वो पिता पुत्र मौके से फरार हो गए और जो महिला थी इसके द्वारा भी उनका साथ दिया गया और इस पूरे प्रकरण को दूसरी तरह से पेश करके पुलिस के सामने एक नई कहानी प्रस्तुत की गई और उनको भागने में इसमें उनकी मदद भी की गई। तो इसके आधार पर मौके पर हमने ये सब जो आला कत्ल बरामद भी किया है, इसमें चाकू उसमें बरामद किया गया है और इसके बाद इसमें थाने पे मुकदमा हमने पंजीकृत किया गया है चौकी इंचार्ज की तरफ से और आज इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, तीनों लोगों को, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। राजौरी पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए 28 वर्षीय सेना के जवान गौतम सिंह शहीद हो गए हैं। गौतम सिंह 79 आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे और 2014 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। शहीद गौतम कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे। 11 मार्च को उनकी शादी भी होने वाली थी। वहीं देर रात उनके परिवार को सेना की ओर से उनकी शहादत की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद अब परिवार में कोहरा मचा हुआ है। वहीं आसपास के लोगों का उनके घर जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे शिवपुर में यहाँ शहीद परिवार के बीच में खड़े हैं। ये लड़का गौतम कुमार पुत्र विजय कुमार जी स्वर्ग गया। तो ये लड़का 2014 में भर्ती हुआ था 89 अर्बन कोर में और अभी मार्च में उसकी शादी भी होने वाली थी। परिवार में ये सबसे छोटा भाई है, 2 बहनों की शादी हो चुकी है। तो ऐसा एक हादसा हुआ है इस परिवार में। हम सब इसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं हम लोग सब कि उसकी अब देखो देश के लिए कोई शहीद इसलिए होता है, मतलब हम कसम खाते हैं जब सेना में भर्ती होते हैं कि हम गीता की कसम खा के कहते हैं। तो वो हमने अपने वादे को पूरा किया है, अपने वादे को इस लड़के ने पूरा किया है जिसको हम कसम खाते हैं, जिसकी कसम खाते हैं उसके लिए शहीद हुआ है ये लड़का। तो आज हम इनकी आत्मा को शांति के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे
और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पूर्ति विभाग ने एलपीजी सिलेंडर में गटतौली की शिकायत के मद्देनजर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और बाट माप निरीक्षक के साथ डूंडा ब्लॉक में विभिन्न गैस एजेंसियों की जांच के साथ होम डिलीवरी वाहनों की जांच की। निरीक्षण के दौरान रतूड़ी सेरा में श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी सिंगुटी धनारी और विश्वनाथ गैस एजेंसी डूंडा के डिलीवरी वाहनों को रोककर उसमें लदे सिलेंडरों का वजन कराया गया, जिसमें से कुछ सिलेंडर मानक से कम पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान निरीक्षक के द्वारा चालान किया गया। इसमें सिंगेश्वर गैस एजेंसी और विश्वनाथ गैस एजेंसी के दो जो लोडर थे, डिलीवरी वैन थी, उन्हें रोक के उनकी घटतौली की उनकी जांच की गई और दोनों ही गैस एजेंसियों को फाइन भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप की भी जांच की गई है और गैस एजेंसी और जो घटतौली की शिकायत है, इसके संबंध में लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में पंकज पर चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे। वहीं रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने बताया कि जिला अधिकारी के द्वारा पंकज का 2 माह का जिला बदर करने का आदेश दिया गया था। आदेश का पालन करते हुए पंकज को 2 माह के लिए जिला बदर करते हुए उत्तर प्रदेश के पुरकाजी की सीमा में छोड़ा गया और उसे निर्देश दिया गया कि वो अपनी अवधि से पहले उत्तराखंड में प्रवेश न करे, नहीं तो उस पर फिर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पंकज पुत्र हरीश है, खंजरपुर का निवासी है, रुड़की थाने का। इसके जो खिलाफ जो है कई सारे चोरी के मुकदमे पहले से पंजीकृत थे। तो इसमें जिलाधिकारी हरिद्वार को एक रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी गई थी गुंडा एक्ट के तहत और जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय के द्वारा ही इसको जो है 2 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश प्राप्त हुआ था। तो इस क्रम में आज जो है इसको यहाँ से जिला बदर किया गया है और इसको जो है मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। खबर जोशीमठ से है, जहां सूकी भला गांव को जोड़ने वाला मुख्य आवाजाही वाला पैदल पुल भी अब पूरी तरह से जर्जर हालात में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सूकी भला गांव को जोड़ने वाला मुख्य पुल इतना खतरनाक हो चुका है कि कभी भी स्थानीय ग्रामीणों के साथ कोई भी बड़ी अनहोनी घटना हो सकती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपने गाँव की आवाजाही वाले पैदल पुल के बारे में कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ से घास लेते हैं, आते जाते हैं, गाय बच्चा को भी है। तो पुल की आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं कि वहाँ नेट बोर्ड वो मतलब खराब हो चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक राजेंद्र भंडारी जी से कहना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि पुल की आर्थिक आने जाने में समस्या हो रही है, कहीं कुछ हादसा हो सकता है। इसकी जो हमारे यहाँ पे जो खिसक रहा है पुल के बगल पे जो टूट रखा है, तो पुल के मतलब क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। नेट बोर्ड और जालियाँ सब टूट चुकी है, कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी सूचना हमने सरकार को दे चुके हैं, फिर भी उसमें लापरवाही है। और पीछे से इतना भयंकर गड्ढा बना हुआ है पुराने ही कि कोई भी गिर गया तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। और ना इसका जंग से पूरा ख़त्म हो चुका है वो, और नेट बोर्ड और रास्ते
पीछे की दीवारें में एक शिवधारा के नाम से जो हमारा धौली गंगा के दाएं तट पर जो पुल स्थित है, ये लगभग सबसे मैं कहूँगा कि चमोली ज़िले में सबसे बड़ा एक पैदल झूला पुल है और इसके बने 2008 में इसका कार्य शुरू हो गया था और उसके बाद आज भी ये पुल की स्थिति जस की तस बनी हुई है, न कोई रंग रोदन हुआ है और इसमें लगातार खतरा बना हुआ क्योंकि इसमें कुछ नट बोल्टें हैं जो ढीली होती जा रही हैं, कुछ अभी पार्ट हैं जो निकल गए हैं और हमने इस पुल में एसडीएम महोदय से भी ज्ञापन दिया था और साथ ही हमने ये पुल जो है आरएस द्वारा इसका निर्माण किया गया था और उस विभाग को भी हमने संज्ञान दिया था, पर एक्शन साहब से बात होने के बाद भी इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बर्फ गिरने से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। राजधानी देहरादून में भी सुबह और शाम आमजन को भारी ठंड सता रही है। जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि चिन्हित क्षेत्रों में अलाव जलाकर और रैन बसेरों की मरम्मत करके बेघर और बेसहारा लोगों के लिए प्रशासन काम करे। साथ ही अगर अन्य वैकल्पिक रैन बसेरों की जरूरत पड़े तो उन्हें भी जल्द ही तैयार किया जाए। तो सभी नगर पालिका नगर निगम जो हमारे यहाँ पे है देहरादून में, उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलाव जलाना चालू कर दें और साथ ही साथ रैन बसेरों में जो व्यवस्था होती है, एक तो स्थायी रैन बसेरे और अगर वैकल्पिक बनाने हैं कहीं पे तो वो भी बना लिए जाए और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक कर ली जाएं। और हमने ऑलरेडी 2 बैठकें कर ली हैं और आगे भी हम लोग इसका रिव्यू करते रहेंगे। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 और 23 दिसंबर को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका असर देखने को मिल सकता है। खासकर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 24 दिसंबर से मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। कि थोड़ा जो है एक पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो एक्टिविटी उसकी नहीं दिख रही है, पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, गढ़वाल में छुटपुट कहीं पे या जो अंदर कमार डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के भी, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में विशेषकर लाइट एक्टिविटी हो सकती है रैन और स्नोफॉल की। तो स्नोफॉल तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है उसमें ही संभावना है। तो आप ये कह सकते हो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, इनमें थोड़ी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ है। और भी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट देखें तो क्लाउडिंग रहेगी 23 को और बूंदाबांदी कहीं हो सकती है, इस तरह की सिचुएशन में दिख रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय तय कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम टनकपुर से देहरादून के लिए परिवहन विभाग के द्वारा शुरू की गई 42 सीटर वोल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही मुख्यमंत्री इस नई वोल्वो बस में सवार होकर द्वितीय पुस्तक मेले के आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं पुस्तक मेले में लगे बुक स्टॉलों पर जाकर पुस्तकें देखी और खरीदी। मैं के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज दूसरी बार पुस्तक मेले का आयोजन यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में हो रहा है और निश्चित रूप से ये मेला केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि हमारे समूचे उत्तराखंड के लिए, अन्य स्थानों के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा, पाथे का कारण बनेगा, क्योंकि जहाँ पुस्तक मेले हमारे समाज के अंदर पुस्तकों के चलन को, पुस्तकों की महत्ता को, उसके ज्ञान को लोगों तक ले जाने का काम करेंगे, वहीं कहीं ना कहीं आगे चलकर अन्य स्थानों पर भी इस मेले का आयोजन हो सकेगा और सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि इस प्रकार के मेले लगे, हम आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 23 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर ड्यूटी में नियुक्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को वीवीआईपी प्रोग्राम को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी कटवा ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये
ड्यूटी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए चाहे कर्मचारी स्तर पर हो या फिर अधिकारी स्तर पर सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। ड्यूटी में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल महामहिम उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए करीब 4 IPS अधिकारी और 11 एडिशनल SP और SP, 6 कंपनी PAC और बड़ी संख्या में आर्मड पुलिस और सिविल पुलिस के जवानों की नियुक्ति की है, जो रूट से लेकर या कार्यक्रम स्थल तक रहेंगे। साथ ही कंटिजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ भी पुलिस की नियुक्ति की गई है। जो भी पैरामीटर है ब्लू बुक के अनुसार से, उन सबको देखते हुए ये ड्यूटियाँ हम लोगों ने लगाई। ट्रैफिक प्लान केवल कुछ समय का मूवमेंट है, फिर उसके बाद जो है जो हाईवे है यथावत चालू कर दी जाएगी। इससे जो भी आम जन है, यात्री है, ट्रैवल करने वाले, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल फ्लीट के मूवमेंट के समय में ही कुछ देर के लिए वाहनों को रोका जाएगा, ताकि फ्लीट बिना किसी बाधा के कार्यक्रम स्थल तक आ पाए। और बुलेटिन के आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी कैबिनेट की हुई बैठक। धामी कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 13 बड़े फैसले। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 95 फ्रीज पद भी खोले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। टनकपुर में पुस्तक मेले का किया गया शुभारंभ। कहा, इससे लोगों और युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में करेंगे शिरकत। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की पहल। बजट कैसा हो, इसके लिए लोगों से मांगे सुझाव। 10 जनवरी तक बजट पर सरकार को भेज सकते हैं प्रतिक्रिया। वहीं कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। 22 और 23 दिसंबर को पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार। प्रदेश भर में बढ़ेगी ठंड। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।